नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। मैं गणेश सोलंकी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कक्षा 11 के एक शानदार टॉपिक के साथ। पिछले दो कक्षाओं में हम समिश्र संख्या व उससे संबंधित प्रश्नावली का अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग के अंदर हम आर्गन तल और उसके ध्रुवीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। इसके अंदर में पढ़ना है आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण। हम जब भी तलों की बात करते हैं तो हम केवल एक तल को जानते हैं जो कि होता है कार्तीय तल, जिसको हम निर्देशांक अक्ष भी बोलते हैं, एक्स और वाई अक्ष जिसके अंदर शामिल होते हैं। अब हमें उसके साथ में पढ़ता है आर्गन तल। तो हम जिस तल को जानते हैं, जिसकी जानकारी में है, वो है हमारे पास कार्तीय तल। हम जिस तल को जानते हैं वो होता है हमारे पास कार्तीय तल। लेकिन हम इसके साथ साथ हमें एक और तल पढ़ना है, आर्गन तल। अब दोनों के अंदर फर्क क्या होता है कि जो हमारे पास कार्तीय तल होता है, जो हमारे पास कार्तीय तल होता है वो रियल वैल्यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है? रियल वैल्यूज के लिए। मतलब जो भी मान होते हैं इसके अंदर वो कैसे होते हैं? वास्तविक मान। मतलब कार्तीय तल हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास वास्तविक मान होते हैं। जबकि आर्गन तल कब बनाया जाता है? जब हमारे पास समिश्र संख्या हो। मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर हम लिखते थे a प्लस आयोटा बी, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y के रूप में, तब हम आर्गन तल का निर्माण करते हैं। कार्तीय तल में हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमारे पास कार्तीय तल बनाते हैं तो कार्तीय तल में हम क्या करते थे? एक तो हम y अक्ष का निर्माण कर रहे थे और एक निर्माण कर रहे थे हम x अक्ष का। ये था हमारे पास x अक्ष और ये था हमारे पास y अक्ष। यदि कोई कार्तीय तल है, यदि कोई कार्तीय तल है तो हम जो भी इसके अंदर निरूपण कर रहे थे वो वास्तविक मान हो रहे थे। जैसे मैं किसी बिंदु का निरूपण करना होता था 2,3, तो ये किसका मान है? x का और ये y का। अब x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा? पहले के अंदर होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस की है। तो x का मान 2 लगभग 1 2 3 4 5 6। हमें दर्शाना है 2,3, तो x का मान 2 यहाँ पर, y का मान 3 यहाँ पर। ये दोनों आपस में इस बिंदु पर मिलते हुए नजर आएंगे। इसको हमने नाम दिया 2,3, क्योंकि इसके लिए अगर x का मान देखे तो x अक्ष पे 2 है और y का मान देखे तो y अक्ष पे कितना है? 3। तो ये तो होता था कार्तीय अक्ष पे निरूपण, लेकिन हमें करना है आर्गन तल पे निरूपण। तो जब भी आर्गन तल पे निरूपण करोगे तो z बराबर रूप होगा x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। इसका मतलब कि जो x अक्ष होगा, जैसे हमारे पास कोई समिश्र संख्या है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, तो इसका जो वास्तविक मान है वो तो ये है। ये क्या है? रियल z। और ये क्या है? इमेजिनरी z। तो जो रियल z है इसका निरूपण हम करते हैं x अक्ष पे, और जो इमेजिनरी z है इसका निरूपण हम कहाँ पर करेंगे? y अक्ष पे। क्योंकि z बराबर हम क्या लेते थे? रियल z प्लस इमेजिनरी z। तो हमारे पास रियल z का मान 2 है, इमेजिनरी z का मान कितना है? 5 आयोटा। मतलब x अक्ष पे हम 2 का निरूपण करेंगे और y अक्ष पे 5 का निरूपण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आर्गन तल पे निरूपण कहलाएगा, क्योंकि रियल z की जो वैल्यू होती है वो हम x अक्ष पे दर्शाते हैं और जो इमेजिनरी z की वैल्यू होती है वो हम y अक्ष पे दर्शाते हैं। अब हम इसी बिंदु z बराबर 2 प्लस 5 आयोटा को आर्गन तल पर निरूपित करते हैं।
दोनों वैल्यूज प्लस की है, तो ये प्लस प्लस पहले चतुर्थांश के अंदर आएगा। देखना हमारे पास रियल जेड कितना है, जो रियल जेड है वो है 2 और इमेजिनरी जेड वाला पार्ट है वो क्या है 5 आयोडा, या फिर केवल 5 भी बोल सकते हैं। तो जब इसका निरूपण करेंगे तो एक्स अक्ष पे क्या लिखेंगे 2 और वाई पे क्या लिखेंगे 5। तो एक्स अक्ष 2 यहां पर और वाई एक्स पे क्या दर्शाना है 5, मतलब यहां पर। तो बिंदु कहां पर आएगा, इधर आएगा लगभग। इसको हम क्या लिखेंगे 2,5, या फिर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 5 आयोटा। ये वाला बिंदु हमारे पास होगा 2,5 या 2 + 5 आयोटा। ये होता है आर्गेट तल पर किसी भी सम्मिश्र संख्या का निरूपण। ध्यान केवल ये रखना है कि एक्स अक्ष पे रियल वैल्यूज लिखनी है और वाई अक्ष पे इमेजिनरी वैल्यू लिखनी है। अब देखना हमारे पास जैसे कोई दूसरा बिंदु था, यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। जैसे जेड बराबर हमारे पास था -3 + 4 आएगा, तो ये क्या है रियल जेड और ये क्या है इमेजिनरी जेड। मतलब माइनस और प्लस कि x का मान हमें माइनस में लेना है, x का मान किसके अंदर लेना है माइनस के अंदर, और y का मान किसके अंदर लेना है प्लस के अंदर। तो माइनस और प्लस ये तो इस चतुर्थांश के अंदर आएगा। अब देखना x का मान कितना है -3, ये कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और y का मान 4 तक है, मतलब 1 2 3 4 5। हमें दर्शाना है -3, 4। अब -3 कहाँ पर है यहाँ पर, और 4 कहाँ पर है यहाँ पर। ये दोनों आपस में काम मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, 4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z बराबर -3 + 4 आयोटा। ये है इस सम्मिश्र संख्या की स्थिति। ये सम्मिश्र संख्या का जो बिंदु होगा वो यहाँ पर स्थित होगा। तो ये हो गया हमारे पास आर्गेट तल पे निरूपण। अब अगर हम इसके साथ में आर्गेट तल को और बेहतर तरीके से समझें, हम एक सिंपल सा यहां पर बिंदु लेते हैं 2,3, ये है इसका मूल बिंदु 0,0। मतलब यहां से अगर मैं सम्मिश्र संख्या लिखूं तो सम्मिश्र संख्या क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या है। इस बिंदु के अगर मैं मूल बिंदु से दूरी निकालूं, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी निकाले, तो इस दूरी को मैंने माना r, इस दूरी को मैंने माना r। तो ये जो r होती है इसका मान होता है √ के अंदर x² + y²। अब ये मान कहाँ से आया, अब हम दूरी सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 2,3 और एक बिंदु है 0,0, तो इनके बीच की अगर हम दूरी निकालें, इनके बीच की क्या निकालें डिस्टेंस। दूरी सूत्र हमको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की जगह क्या लिखे 0, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, मतलब हो जाएगा हमारे पास √13। कितना हो जाएगा √13। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है √13। यहाँ से भी निकाल लेता है जरा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, y² 3 का स्क्वायर 9,
आर बराबर हो गया हमारे पास रूट का 13। मतलब आर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकालने का एक और तरीका है जो हम आगे की ओर पढ़ेंगे, लेकिन हमें याद ये रखना है कि यदि हमारे पास एक मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालनी है इस आर्गट तल के अंदर, तो आर बराबर हमारे पास होता है रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसका करें ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण, तो ध्रुवीय निरूपण, तो ये जो वाला जो बिंदु था अभी तक, तो ये हमारे पास क्या था x, y। जब इसका ध्रुवीय निरूपण करोगे तो ये वाला बिंदु हो जाएगा r, थीटा। ये होगा इसका ध्रुवीय निरूपण। यहाँ पर इसके ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएंगे r, थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, इस बिंदु द्वारा मूल बिंदु से मिलाती हुई जो रेखा है उसका x अक्ष के साथ में बनाया गया कोण, ये होगा थीटा। हमें क्या करना है, जैसे ये r है हमारे पास, इस r का हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों के अंदर क्या करना है, विभाजित करना है। फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सदिश का x और y अक्ष के अंदर विभाजन करते हैं। तो वह विभाजन ही हमें करना है कि r है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है, इसका x अक्ष और y अक्ष के अंदर हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। x अक्ष और y अक्ष के अंदर में क्या करना है, विभाजन। तो देखना r के साथ जो थीटा कोण बना रहा है, तो वो x अक्ष के साथ में जो लाइन अगर इसको हम लिखें, इस जो थीटा है इसका विभाजन अगर हम x अक्ष के सापेक्ष करें तो ये हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा, और अगर y अक्ष के सापेक्ष करें तो y sin थीटा। अब हमने इसको cos थीटा और sin थीटा ही क्यों लिया, यहाँ पर हम दूसरे भी तो त्रिकोणमिति के अनुपात ले सकते थे, जैसे tan ले सकते थे, cot ले सकते थे, sec ले सकते थे, cosec भी ले सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं लिया। हम केवल sin और cos ले रहे हैं। sin और cos किस लिए लिया, क्योंकि sin और cos के जो मान हैं वो कभी भी अनंत तक नहीं जाते, इसीलिए हमने इनका मान यहाँ पर लिया है। क्योंकि अगर अनंत तक चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, अनंत तक, तो इसके मानों का यहाँ पर निरूपण संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर sin और cos थीटा को लेते हैं। अब एक और बात कि हमने cos थीटा यहाँ पर क्यों लिया और sin थीटा यहाँ पर क्यों लिया। अगर हमारी इच्छा है तो हम cos थीटा वहाँ लें और sin थीटा यहाँ लें, क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है। हमने इसको r cos थीटा x अक्ष के सापेक्ष इसलिए लिया क्योंकि अगर ये वाला जो थीटा कोण जो बन रहा है, अगर ये वाली लाइन खिसक के यहाँ पर आ जाए, ये वाली लाइन कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर तक थीटा का मान कुछ था। अब अगर ये लाइन खिसक के यहाँ पर आ जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अक्ष पे 0 हो जाएगा। x अक्ष पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, r cos 0, r cos 0, और r cos 0 बराबर क्या होगा, r cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से मान क्या आएगा, r, और ये लाइन यहाँ पर आई है तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो क्या है हमारे पास, r ही तो है, मतलब सॉल्व करने पर r ही आना चाहिए था। अगर मान लो यहाँ पर मैं sin थीटा लेता हूँ, मैंने लिखा था r sin थीटा, क्या लिखा था, r sin थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, r की जगह r sin थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 0, तो क्या बन जाता है ये पूरा का पूरा 0। क्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0 है, वो 0 नहीं है, वो दूरी कितनी है, r, इसलिए हमने इसको r cos थीटा लिखा है। ये y नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना, r sin थीटा। अब इसको r sin थीटा का लिखने का कारण क्या है कि अगर ये वाली लाइन चल के यहाँ तक आती है तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90, तो ये कितना हो जाएगा, r sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1, sin 90 का मान हमारे पास होता है 1, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, r। और देखना जब ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, r होगी, और इधर भी क्या बता रही है, r, जो आपस में सही आ रहा है, इसलिए हमने इसको r sin थीटा लिया है और इसको r cos थीटा लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा, x का मान हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा, जबकि जो y का मान है वो हो जाएगा r sin थीटा। अगर यहाँ पर हम मान रखें तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अब यहाँ पर मान होंगे हमारे पास, x का मान लिख दिया r cos थीटा और y का मान क्या लिखेंगे, r sin थीटा।
ये हमारे पास x और y के निर्देशांक है। लेकिन अगर ध्रुवीय निर्देशांक पता करने हैं तो वो r और थीटा होते हैं। हमारे पास r का मान तो है कि वो होता है √x² प्लस y²। अभी थीटा का मान हमको पता नहीं है कि ये थीटा कितना है। अगर इसको हम r cos थीटा और r sin थीटा को अगर z वाला जो समिश्र संख्या का जो मानक रूप है उसके अंदर लिखे तो इसका रूप क्या हो जाएगा? कोई समिश्र संख्या है तो उसको कैसे लिखोगे? r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। क्योंकि z बराबर तो यही होता है x प्लस आई बटा वाई। तो x की जगह क्या लिखना था? r cos थीटा, और y की जगह क्या लिखना था? r sin थीटा। अगर इसको और शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखे? r कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई बटा sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा ध्रुवीय जो निर्देशांक है हमारे पास r cos थीटा r sin थीटा उसके रूप में निरूपण। अभी हमें ध्रुवीय निर्देशांक तो निकालना ही है, अभी थीटा का मान हमारे पास नहीं है, तो इस थीटा का मान कैसे निकालेंगे? अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। हमें मान निकालना है थीटा का। z बराबर है हमारे पास r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। ये लिखा हुआ है हमारे पास। हमने अभी r का एक मान लिखा था। r का हमने क्या लिखा था? एक मान। देखना यहाँ पर x बराबर क्या है? r cos थीटा, और y बराबर क्या है? r sin थीटा। अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं, इसका भी स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दें, अब x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर x का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y का स्क्वायर करें तो y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ दूं, x स्क्वायर को और y स्क्वायर को क्या करें? जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये तो रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो पीछे क्या रहेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का है या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? 1, और इस 1 का गुणा अगर r स्क्वायर के साथ में होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? r स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो क्या आ जाएगा? r बराबर हो जाएगा अंडर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था कि r के लिए हमने मान लिखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो हमने कैसा निकाला था? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से निकाला था, और इसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि r बराबर क्या होता है? अंडर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है थीटा का। किसका मान निकालना है? थीटा का। थीटा क्या है? ये। तो थीटा निकालने से पहले हमारे पास एल्फा को समझना जरूरी है कि यहाँ से जो x अक्ष के साथ में बनाया गया कौन है? वो थीटा है। उसके बाद में जो पीछे बचा हुआ कौन है? वो क्या कहलाएगा? एल्फा। वो क्या कहलाएगा? एल्फा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ASTC। जहां पर a का मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमिति के जो भी अनुपात होंगे सारे, उन सभी का मान कितना आएगा? 0। उन सभी का मान पॉजिटिव आएगा। a का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। दूसरा है सेट, s लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन और कॉसाइन। साइन और कॉसाइन, उसके मान केवल क्या होंगे? प्लस, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। t
मतलब टेन और कॉट का इसके अंदर होगा पॉजिटिव, बारिश बाकी सारे नेगेटिव। सी मतलब सेक और कॉसेक का इसके अंदर होगा प्लस, बाकी सभी के सारे नेगेटिव। तो ये अगर हमें पता है ASTC तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है, चूंकि ये त्रिकोणमिति का मैटर है पूरा का पूरा, तो इसको हम त्रिकोणमिति वाले जो चैप्टर आएगा उसके अंदर और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी हमें केवल थीटा का मान निकालना है, अभी हमें केवल किसका मान निकालना है, थीटा का। तो बेवजह हम इस टॉपिक को लंबा नहीं खींचेंगे, जितना शॉर्ट में होगा उतना शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास अल्फा के लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ B बटे A, tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपॉन A। मतलब ये तब लिखा हुआ है कि जब A प्लस आयोटा B है, अगर Z बराबर ऐसे है x प्लस आयोटा y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स B की जगह क्या है y, तो y अपॉन x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है हमारे पास अल्फा का मान। अब अल्फा और थीटा में संबंध है वो भी निकालेंगे हम, लेकिन पहले हम अल्फा का मान तो निकाल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, समीकरण संख्या लिखी हुई है z बराबर 1 प्लस 3 आयोटा, z बराबर लिखी हुई है 1 प्लस 3 आयोटा। अगर इसका मान निकालना है हमें, अगर हमें इसका मान निकालना है, √3 मान ले इसे, 1 प्लस √3 आयोटा। z बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस √3 आयोटा। अगर यहाँ से मुझे अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की जगह क्या लिखा हुआ है √3 और बटे में x की जगह 1। अब देखना मॉड लगा हुआ है, मतलब इस मॉड के बाहर कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आएगा, जो भी मान आएगा बाहर वो कैसा आएगा, धनात्मक। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स √3, और √3 किसका मान होता है, tan के लिए ये होता है tan 60 का, मतलब tan π/3। tan साइड का मान √3 होता है, तो tan साइड को क्या लिखते हैं π/3। ये tan से tan इनवर्स कट गया, हमारे पास अल्फा बराबर कितना आया π/3। ये हमारे पास अल्फा का मान आया है, हमें मान चाहिए थीटा का। तो अल्फा और थीटा में संबंध क्या होता है, वो संबंध हम यहाँ से पता करेंगे। देखना x का मान 1 है, y का मान √3 है, मतलब पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, मतलब ये पहले चतुर्थांश के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, पहले चतुर्थांश के अंदर। जब भी पहले चतुर्थांश के अंदर कोई मान है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अल्फा का मान होता है वो थीटा के बराबर ही होता है। अल्फा और थीटा आपस में क्या होते हैं, समान। मतलब यहाँ पर जो थीटा का मान लिखोगे वो अल्फा के बराबर ही लिखोगे। मतलब यहाँ पर थीटा बराबर कितना आया π/3, मतलब यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा फिर π/3, यही इसका मान आया है। अगर इसका हमें ध्रुवीय निरूपण करें तो क्या हो जाएगा, z बराबर, क्योंकि r का मान हमारे पास कितना आया था, इसके लिए अगर r का मान निकालें, इसके लिए किसका मान निकालें, r का मान, इसके लिए अगर हम r का मान निकालें इक्वेशन है हमारे पास, समीकरण संख्या है z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा। ये हमारे पास समीकरण संख्या दी गई है। अगर इसके लिए r का मान निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करना है। अब √3 का जब भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, r बराबर √4। अब r बराबर कितना आ जाएगा, ±2। अब देखना ये दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब यहाँ से जो r का मान लोगे वो केवल क्या आएगा, +2। देखना हमारे पास r बराबर आया है +2 और थीटा बराबर कितना आया है
थीटा में निकाला है, थीटा और अल्फा दोनों आपस में समान है, तो यहाँ से थीटा बराबर भी आया हमारे पास π/3। इसके क्या ध्रुवीय निर्देशांक लिखने होते हैं हमें, ध्रुवीय निर्देशांक क्या लिखते हैं, r की जगह 2 और थीटा की जगह π/3। और इनकी सहायता से अगर मुझे इसका ध्रुवीय समीकरण लिखना है, क्या लिखना है, ध्रुवीय समीकरण, तो हम क्या लिखते थे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, r की जगह लिखेंगे 2 cos π/3 प्लस आयोटा गुणा 2 sin π/3। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 आयोटा, 2 गुणा आयोटा। आयोटा 2 sin π/3, ये हमारे पास आया ध्रुवीय समीकरण। जरा हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि हमारे पास कोई समिश्र संख्या है वन प्लस आयोटा, ये हमारे पास समिश्र संख्या दी हुई है कि z बराबर क्या है, 1 प्लस आयोटा। अगर इसके लिए मुझे ध्रुवीय समीकरण लिखना है, अगर इसको समिश्र संख्या है, इसको अगर ध्रुवीय रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, z बराबर r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसी रूप में लिखेंगे। हमारे एक तो r का मान ज्ञात करना है और एक मान निकालना है हमें थीटा का। तो r के लिए तो हमको पता है कि r बराबर क्या होता है, अंडूर का x² प्लस y²। तो r बराबर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, y का मान भी हमारे पास कितना है, 1, क्योंकि आई आर साइन थीटा बराबर i, तो i से i कैंसल, तो साइन थीटा का मान केवल क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पर भी 1, तो 1 का स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडूर का 2। r का मान आ गया। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा निकालने से पहले अल्फा निकालना जरूरी है। अल्फा होता है tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y की जगह कितना लिखोगे, y की जगह 1 और x की जगह भी 1, तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स 1। और tan के अंदर 1 का मान किसका होता है, tan 45 का होता है, तो tan इनवर्स tan 45 मतलब π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल, अल्फा बराबर कितना आया, π/4। देखना इसका जो रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज दोनों प्लस के अंदर है, तो प्लस प्लस आता है हमारे पास पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश के अंदर हमको पता है कि अल्फा और थीटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब थीटा बराबर भी कितना है, π/4, मतलब r, थीटा कितना आया, अंडूर का 2 π/4। इसके आधार पर अगर हम ध्रुवीय निरूपण के रूप में इसे लिखें, इसके ध्रुवीय निर्देशांक है, इसका ध्रुवीय निरूपण करें, तो हमारे पास हो जाएगा √2 cos थीटा की जगह π/4 प्लस आयोटा r की जगह √2 sin π/4, ये हो गया।